पहला तो मिलते ही उन्होंने कहा कि ये वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो आप पहले वाला इलेक्शन कमीशन सोचते होंगे। आप ये भूल जाइए, ये अब का इलेक्शन कमीशन है। लेकिन ये जो 2 करोड़ वोट कट जाएगा, ये तो ज्यादातर दलित, पिछड़े, अति पिछड़ा, गरीब लोगों का वोट कट जाएगा। तो क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा लग रही है? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं उनका कांग्रेस की तरफ भी रुझान बढ़ा है, वो आपके गठबंधन के कैडर वोटर हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, जानबूझ के ही हम मानते हैं, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि 20% वोटर तो एलिमिनेट होना ही होना है, कौन भी ना कहे। और इसको आप ऐसे देखिए, कौन लोग कटेंगे? जिनके पास कागज नहीं होंगे। कागज किनके पास नहीं होगा? दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो लास्ट पंक्ति में रहने वाले अन्य हैं, वो प्रमाणित नहीं कर पाते। 11 डॉक्यूमेंट पहले लिया, आपने आधार को मना किया। तो ये जो सब्जेक्ट ऑफ मैटर है, ये विशुद्ध रूप से इस मुद्दे पर सवाल खड़ा करता है, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा करता है, आप प्रमाण जुटाने पर सवाल खड़ा करता है कि आप यदि इसको करना था तो आप लोकसभा में क्यों नहीं किए, और यदि करना भी था तो 25 दिन में कैसे करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। इन्होंने कहा है कि 2 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। सर, ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ जुनून लोगों का नाम काट देंगे। मैं प्रमाणिक इस बात से कह रहा हूं कि हम दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जाकर के मिलने गए थे डेलीगेशन में, उसमें सभी पार्टी के पार्टिसिपेशन ले रहे थे लोग। दो बात प्रमुखता से शुरू से मैं कह रहा हूं, वो मेरी बात नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ने जो डेलीगेशन कमेटी के सामने जो बातें कही, वो दो बात मुख्य लाइन अप ऑफ एक्शन उनका समझ में आया। पहला तो मिलते ही उन्होंने कहा कि ये वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो आप पहले वाला इलेक्शन कमीशन सोचते होंगे। आप ये भूल जाइए, ये अब का इलेक्शन कमीशन है। अब इसकी बातें कि आप खुद इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो इलेक्शन कमीशन और सरकार में झगड़ा होता था। इलेक्शन कमीशन चुनाव के समय डीजीपी चेंज कर देती थी, डीएम चेंज करते थे, एसएचओ चेंज कर देते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इलेक्शन कमीशन और सरकार की एक भाषा है, तो उसको क्या माना जाए? देखिए, इसको ऐसे समझिए, एक निर्णय आया इलेक्शन कमीशन में उसकी आयोग के अध्यक्ष का चयन का। चयन में पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो मेंबर होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष का नेता थे। जी जी जी। उसमें क्या हुआ जी, एक तो आपने बाहर कर दिया। उसी दिन ये क्लियर हो चुका था कि इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रहने वाली है, क्योंकि यदि आप कोई मारे तो जो कमीशन जो होता है वो हमेशा फुटकट नंबर पर होता है। क्योंकि वोट का भी डिवीजन होगा तो वो फुटकट हो जाता है। अब विपक्ष के नेता यदि वहां हैं और एक सरकार के नुमाइंदा है जो प्रधानमंत्री खुद नॉमिनेट करेंगे, और उस कमेटी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता है, तो बहुमत तो उनके पास बहुमत है। तो ये वहां से आप जोड़िए, आपका सवाल का जवाब वहां से शुरू होता है कि इलेक्शन कमीशन में जो मेंबरों का बदलाव हुआ, इसलिए हुआ कि हम जो कल निर्णय चाहेंगे वो होगा। जी सर, एक राजनीतिक सवाल है, ठीक है, चुनाव आयोग जो भी आपकी भी सरकार रहेगी तो आप भी नियुक्त कीजिएगा, लेकिन ये जो 2 करोड़ वोट कट जाएगा, ये तो ज्यादातर दलित, पिछड़े, अति पिछड़ा,
गरीब लोगों का वोट कट जाएगा। तो क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा लग रही है? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं उनका कांग्रेस की तरफ भी रुझान बढ़ा है, वो आपके गठबंधन के कैडर वोटर हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, जानबूझ के ही हम मानते हैं, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि 20% वोटर तो एलिमिनेट होना ही होना है, कौन भी ना कहे। और इसको आप इस ऐसे देखिए, कौन लोग कटेंगे? जिनके पास कागज नहीं होंगे। कागज किनके पास नहीं होगा? दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो लास्ट पंक्ति में रहने वाले अन्य हैं, वो प्रमाणित नहीं कर पाते। 11 डॉक्यूमेंट पहले लिया, आपने आधार को मना किया। तो ये जो सब्जेक्ट ऑफ मैटर है, ये विशुद्ध रूप से इस मुद्दे पर सवाल खड़ा करता है, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा करता है, आप प्रमाण जुटाने पर सवाल खड़ा करता है कि आप यदि इसको करना था तो आप लोकसभा में क्यों नहीं किए, और यदि करना भी था तो 25 दिन में कैसे करेंगे? सवाल ये है। आज जो 35 लाख हटने के बाद है, उस सवाल में यह है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद डेलीगेशन कमेटी के सामने बोला था कि 20% तो इसमें से नाम हटना ही हटना है, और 20% मतलब 2 करोड़। मतलब 8 करोड़ का ही आंकड़ा लें तो 2 करोड़, और 2 करोड़ ऐसे जोड़िए कि एक माननीय लोकसभा के सांसद ने एक सवाल किया था पिछले बजट सत्र में कि क्या बिहार में पलायन किए हुए मजदूर कितने हैं? सरकार ने, श्रम संसाधन मंत्री ने उत्तर दिया था कि बिहार में रजिस्टर्ड पलायन किए हुए मजदूर 2 करोड़ है, अनरजिस्टर्ड मिलाकर के 3 करोड़ है। 8 करोड़ के वोटर हैं। हाँ, 8 करोड़। अब उसका आप कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकल तरीका से तो 20% का हिसाब लगभग 2 करोड़ के आसपास आएंगे, जो कह रहे हैं सरकार का वक्तव्य के अनुसार। इसको रिलेट करके देखिएगा तो वो लोकसभा में जो वक्तव्य है उसके अनुसार 20% हो जाएगा, 8 करोड़ के। दूसरी जो सबसे गंभीर बात है कि पलायन किए हुए लोग के आंकड़ा यदि सरकार के पास है तो उनको पता है कि प्रमाणित तौर पर ये बाहर रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती पंजाब हरियाणा में खेती करने वाले लोग हैं, कुछ साधारण प्राइवेट और बहुत नौकरी करने वाले भी लोग हैं जो यहीं के वोटर हैं, दूसरे राज्य में, तो नाम डलवाने तो नहीं आएंगे। तो ये इसी कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने 2 करोड़ नाम पहले ही काट लिया है। ये एक तरह का माहौल क्रिएशन है। आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि 25 दिन में कोई भी इस तरह की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। इनकी तैयारी पहले से किया हुआ है, उतना वोटर बाहर कर चुके हैं। आज इसको लेकर चंद्रबाबू नायडू जो गठबंधन है, जिसके दम पर सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, और जेडीयू ने भी कहा है कि ये टाइमिंग मतलब ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने दबाव में है चुनाव आयोग, ये कह रहे हैं कि हम पूरा देश में लागू करेंगे। चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं है इसके लिए, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार नहीं है इसके लिए। हुजूर दावा लाते लाते बहुत देर कर दी। आपकी ये वक्तव्य आते आते 35 लाख लोगों का नाम कट चुका। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, अधिकृत तौर पे बोल रहा है, तो आपकी दावा काम नहीं आई वोटरों को। अब वोटबंदी हो चुकी। इसका फायदा मिल रहा है आप लोगों को? लोग कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, उनसे जमीन के पेपर मांगे गए। देखिए शंभू भाई, ये बाबा साहब के परिकल्पना पर संविधान बना। आप ऐसे सोचिए कि तब तो बाबा साहब उस समय वोट देने का अधिकार नहीं देते, और आज उसी वोट के अधिकार को आप खत्म कर रहे हैं। तो जैसे उस समय जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे, तो जहां तक छोटी ज्ञान है, उन्होंने उस समय क्या लाया था? पढ़े लिखे लोग वोट दें। हाँ, बहुत लोग ऐसा चाहते थे, चाहते थे, पैसा वाला हो या टैक्स देता हो या पढ़ा लिखा हो।
वो मतलब वो थर्मामीटर बना रहे थे, हाँ, पैरामीटर पैरामीटर बता रहे थे। पैरामीटर वो था। आज के पैरामीटर है 11 डॉक्यूमेंट लाओ, आपके पास है ही नहीं, बात तो वही होगी। मैट्रिकुलेशन भी उसमें एक है, मतलब उसमें बिना मैट्रिक। मैट्रिकुलेशन का ये आंकड़ा है कि लोग के पास प्रमाणिक तौर पर मैट्रिकुलेशन का 10% लोग ही हैं। सर प्रधानमंत्री के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा हॉस्पिटल वाला, महामहिम राष्ट्रपति के पास भी हो सकता है कि ना हो, हमारे माता पिता के पास नहीं है। पहले इस देश में खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग, तो क्या लग रहा है ये लड़ाई बहुत गंभीर है क्या? क्या ये लड़ाई डेमोक्रेटिक तरीके से ही आप लोग लड़ रहे हैं? सवाल उठा रहे हैं, मीडिया कह रहा है कि आप लोग हार गए हैं, हार मान गए हैं। सरकार का पक्ष रख रहा है, ये जो टेलीविजन अखबार है, कह रहा है कि इससे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी तक कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बिहार में बसा हुआ है, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये मतलब ये क्या अब पहले तो हम लोग सुनते थे दिल्ली में बसा हुआ है, अहमदाबाद में, अब कह रहे हैं कि बिहार के गांव गांव में बसा हुआ है। देखिए, पहला इसमें से दो प्रश्न आपके हमें जो समझ आया, पहला तो ये है कि न्यायालय के बात पर कह रहे हैं कि न्यायालय में हार चुके हैं। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था कहता है, संवैधानिक तो संस्था। कोर्ट डायरेक्ट कोई टिप्पणियां से बचती है, लेकिन एक लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, कोर्ट ने दिया। क्या दिया? प्रथम दृष्टा ये इसमें आधार, राशन कार्ड और ईपिक जो वोटर कार्ड है, आप क्यों नहीं लागू किया या क्यों नहीं उसको लिया? ये आदेश नहीं है, एडवाइस है, सलाह है। एडवाइस है। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है इसलिए वो एडवाइस कर रहा है, लेकिन प्रथम प्राइमा फेसी एक शब्द इस्तेमाल हुआ है जो इलेक्शन कमीशन ने प्रथम प्राइमा फेसी में ये तीनों को कहा है कि आप इसको क्यों नहीं किए। उसके बाद से दो सवाल उसमें से और उभरे, जो इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पा रही थी, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ा। ये तीनों सब्जेक्ट पर, आधार को, इपिक्स को और राशन के नाम पर, कि मैंने क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं लिया। कोर्ट ने स्पष्ट दिखाया कि आप इसमें तो स्पष्ट है कि आपको इसको प्रमाणिक तौर पर आधार को लेना है। तो पहली बात तो यह हुई कि पहली बार इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ा। दूसरी बात यह हुई उस न्यायालय से कि कहा कि आपको रोकने के लिए कोई नहीं कहा, और यही बात मीडिया ने चलाया, रोक दी गई, हटा दी गई। तो साहब जब सर्वोच्च न्यायालय के उस वक्तव्य को देखें या कंटेंट को देखें या वीडियो के, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि याचिकाकर्ता ने कभी नहीं मांग किया है इसमें कि इसको रोकी जाए, तो कैसे रोका मीडिया में? शंभू भाई आप बता दो उनको। आप लोग सड़क पर भी उतरे थे, आप लोग चिंता जताए थे। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष एक महिला थी, वो बैठी हुई थी बीएलओ के साथ। क्या आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि सचेत रहिए? क्या आप लोग को डर है कि इसमें पार्टी का भी इंटरवेंशन है, बीजेपी का? परसों दिन हम लोग को इंडिया गठबंधन के, उसके पहले बैठक थे, परसों दिन हम लोगों ने निर्णय लिया था इंडिया गठबंधन के बैठक में कि हम अपने दो स्तर पर हमको लड़ाई लड़ना है। एक रोड पर लड़ना है और दूसरे तरफ अपने वोटरों को जागरूक भी करना है, उसको मदद भी करना है। तो हम लोग अपने स्तर पर सर्कुलर गाइडलाइन जो कार्यालय आदेश है हम लोगों ने जारी कर दिया अपना जिला अध्यक्षों को, सभी प्रखंड अध्यक्षों को, कि आप इसको लोगों को सहयोग करिए, उसको जागरूक कीजिए। जिनको यदि कोई आवेदन करने में, ऑनलाइन सबमिट करने में दिक्कत है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। ये स्पेशल तौर से। लेकिन अंत में दो बातें मैं जरूर कहूँगा कि आने वाला समय में मेरा पीछे का जितना बाइट है उसमें आप देखेंगे कि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 20% तो कटना ही कटना है,
उसी के अकॉर्डिंगली ये कार्रवाई शुरू हो गई है। आने वाला समय में आप देखिएगा कि लगभग 2 करोड़ लोग का नाम बाहर होना है। 2 करोड़ की लड़ाई अब हम लोग लड़ेंगे और हम लोग पूरे संजीदगी के साथ। ये बिहार है, उस दिन भी इलेक्शन कमीशन को हम लोग बोला था कि सर बिहार का धरती है, बदलाव का धरती रहा है, हम लोग निर्णय जो लेंगे वो जनता का निर्णय होगा। और आज देखिए कि कई चीज में बैक फुट पर आई है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम अंदर लें कि बाहर लें। यदि वो इसको संशोधित करती है, विरोध ये खत्म करती है, तो होगा कि क्रेडिबिलिटी का सवाल हो जाएगी। और यदि इसको जल्दी नहीं करेंगे तो इसलिए अभी एकदम फर्जी तरीका से, जैसे तैसे तरीका से, उसका फोटो उसके पास, उसका नंबर उसके पास, बीएलओ बैठ करके ये सारे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था महाराष्ट्र हरियाणा को लेकर कि वहां एक महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ाए गए, हरियाणा में 30 लाख, और अब मध्य प्रदेश में खबर आ रही है कि 60 लाख वोटर बढ़ाए गए। वहां कटा नहीं था, वोटर बढ़े थे। क्या लग रहा है कि वो चूंकि पब्लिक डोमेन में आ गया तो बिहार में नया प्रयोग किया जा रहा है कि हाँ वहां बढ़ाए थे, यहाँ काट दो? देखिए, महाराष्ट्र के वोटर इलीगल तरीके से जोड़े गए, एक लाइन का इलीगल तरीके से जोड़े गए, और बिहार में हिया के वोटर लीगल तौर से हटाए जा रहे हैं। अब लीगल तौर से हटेंगे, उनके वोट का अधिकार रहेगा, वोटे नहीं दे पाओगे। क्या ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी आप लोग बनाने जा रहे हैं इसको? ये चुनावी मुद्दा से बड़ी चीज है कि संविधान में बाबा साहेब ने जो मौलिक अधिकार के श्रेणी में वोट का अधिकार दिया, ये संविधान पर हमला है, ये संविधान में दिए गए अधिकारों पर हमला है। और हम लोग उस डेट के तिथि के याद कर रहे हैं जिस तिथि को इलेक्शन कमीशन फाइनल शेड्यूल करेगा। इसके बाद देखिएगा कि लाखों लाख याचिका जाएगी और जिनके नाम कटेंगे हम लोग उसको रिसर्च करेंगे और उस पर जाकर सर यहाँ तो गांव गांव में लोग, हम लोग गांव में रहते हैं, एक अपने गांव के सब लोग को जानते हैं, कौन बाहरी, शहर में भी लोग अपने मोहल्ला तक के लोगों को जानते हैं। यहाँ तो कोई बहुत अपार्टमेंट सिस्टम है नहीं, तो यहाँ कोई विदेशी कैसे वोट डाल, कोई कैसे गांव में पाकिस्तान का आदमी बस जाएगा? संभव ही नहीं है। ये प्रश्न पीछे रह गया था। इसको ऐसे देखिए, जो आपने सवाल किया कि यहाँ पे दूसरा देश से आकर के रोहिंग्या और ये लोग कर दिए, तो उनका वोट से तो मोदी जी की सरकार चला रहे हैं। तो वोटर यदि अवैध कह रहे हो तो सरकार भी आपकी अवैध चल रही है। ओवरऑल आपको ये राजनीतिक साजिश लग रही है जो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है? देखिए, जो अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन के चयन में धांधलियां और गड़बड़ियां की गई और इलेक्शन कमीशन के चयन में जो प्रभावशाली शक्तियां प्रधानमंत्री के अंदर हो गई, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं सोच रहा है? बिल्कुल, चंडीगढ़ का मामला भी हम लोगों ने देखा है कि मामूली से मेयर के चुनाव में जिस तरह की गड़बड़ सामने आए, और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने सरकार कंट्रोल करना चाहती है, चुनाव आयोग को बहुत पावरफुल बनाया जाएगा और सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर कि क्या इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय मुद्दा है, और उन्हीं लोग, ये वोटर लिस्ट से नाम भी लगभग उन्हीं लोग का कटेगा जो शोषित वंचित समाज के, क्या चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, नीतीश कुमार हो, क्या लगता है एक बड़ी राजनीतिक भूल कर रहे हैं? देखिए, 2-3 मामले में ये लोग के बहुत बड़ी है। ये लोग पहले तो अपने सीट बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चिराग जी अपना सीट बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हनुमान है, उनके कान में कुछ बातें आके शक्ति उनकी क्या है वो जगाने का काम आ रहा है। तो हनुमान जी के कान में जो बातें आ गई है वो तो उसमें व्यस्त है कि 243 पर लड़ना है। मांझी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, ऊपर से बेटा दामाद अपने, उनको यदि ये बातें लाएंगे
तो सत्ता से लगेगा कि हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन इनको सब चीज जानते हुए ना बोलना मजबूरी ही नहीं, लाचारी है। बोलेंगे तो नपेंगे। इसलिए इन वर्गों को, जिस वर्ग से मांझी जी आते हैं, जिस वर्ग से चिराग जी आते हैं, उनके भी नाम बाहर होंगे, ज्यादा उन्हीं के लोग बाहर होंगे। क्या क्योंकि उनके घर में एक थरिया लोटा और 2-4-10 फटे कपड़े के अलावा कुछ नहीं होता है। क्या सर लग रहा है बीजेपी, आप तो अनुभवी नेता हैं, क्या लग रहा है बीजेपी एक तीर से दो निशाना करे? उसकी कोशिश है कि चिराग, मांझी और नीतीश तीनों निपट जाएं और इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी का मुकाबला हो, ताकि वो अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सके। देखिए, इनके कई तरह के जो है बातें चल रही है। परसों दिन मैं एयरपोर्ट में था, किसी ने बोला कि अभी जितने प्रवासी भारतीय हैं जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, प्रवासी बिहारी, हाँ प्रवासी बिहारी, वो जो है उन पर काम चल रहा है और उन लोग से प्लेन से लाने की तैयारी चल रही है। तो इसका मतलब है, स्पष्ट है कि उन पर ये जहाज से लाएंगे वोट दिलाने के लिए। उनको पता है कि इतना को बाहर करना है और इतना को अंदर करना है। ये नई बात बता रहे, मतलब कुछ लोग का नाम काटा जाएगा और अपने लोग का घुसाया जाएगा। जो मुंबई में है, नहीं आ रहा है, उनको इन्फ्लुएंस कर करके देखिएगा जहां से आएगा। आप ही न्यूज चलाइएगा, ये आप ही के चैनल पर चलेगा। इतना खर्च करेगी पार्टियां चुनाव के लिए, जहाज से लाना एक आदमी के लिए 10-10 हजार 20-20 हजार उनके लिए कोची है, उसको क्या बोलते हैं, हाथ के मैल से भी छोटा चीज। सारे उनके पास है, जब सारी इंस्टीट्यूशन उनके कब्जे में है, पैसा क्या है? आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? आप लोग के पास क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग? देखिए, मेरे पास एक फिल्म में था ना कि तेरे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है। मेरे पास जनता का विश्वास है, मेरे पास जनता का संघर्षों का परिणाम है, मेरे पास जनहित के मुद्दे का संघर्ष है, मेरे पास बेरोजगारी का मुद्दा है, मेरे पास जनता का, वंचित समाज का आवाज है। मैं उस पे अपने चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। तो देखिए, राजेश जी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, बारीक तरीके से चीजों को ये लोग समझ रहे हैं और इसलिए इन्होंने एक प्रोटेस्ट भी कॉल किया था संवैधानिक तरीके से। उसके बाद भी 15 अगस्त को माफ कीजिएगा 1 अगस्त को चुनाव आयोग की लिस्ट आने दीजिए। विपक्ष ने ये बड़ी तैयारी कर रखी है और वो तमाम लोग जिनके नाम कटेंगे और जो जुनून है वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। तो अगर सत्ता पक्ष डाल है तो इस बार विपक्ष पात है। मुकाबले की लड़ाई है, टशन की लड़ाई है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, जय भीम। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और क्या आपको सही में लगता है कि चुनाव आयोग को आगे करके बिहार में राजनीति की जा रही है? क्योंकि बीजेपी के लिए बिहार वो अभेद किला है। 14 में मोदी जीते, 15 में बिहार हार गया, 19 में मोदी जीते लेकिन 20 में मिलीजुली की सरकार बनानी पड़ी। बिहार बीजेपी जीत नहीं पाई है। क्या इसलिए साम दाम दंड भेद अपनाया जा रहा है? आपकी राय बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।